Hello everyone, a very warm welcome to Desire Eyes YouTube channel. Friends, we are going to start with today's news. The हिंदू में आज देखा जाए क्या important news रही and it is states can have sub groups among SC STs says court and other news is China fires missile into South China Sea. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो है स्टेट्स जो है अब अपने उसमें जो है सब ग्रुप्स भी ला सकते हैं एससीज और एसटी के रिजर्वेशन में। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्लेक्ट करी हैं इन द रिजर्वेशन सिस्टम। उसमें यह है कि देखो जैसे एससीज हो गए और एसटीज हो गए तो इनका जो है एक सब क्लास जो है वो बना देना चाहिए। ओके, सब क्लासीफाई कर देना चाहिए इन द सेंट्रल लिस्ट, ये चीज़ बोला। इससे क्या होगा कि जो भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है वो मिल सकेगा टू द वीकेस्ट ऑफ द वीक। ओके, तो इससे क्या होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट मिल सकेगा किसको, जो बॉटम में एकदम आते हैं उन लोगों को उस चीज़ का फायदा मिल सकता है। ओके, सो ये बेंच जो है ये जस्टिस अरुण मिश्रा के उसमें ये बैठी एंड इसमें ये बोला कि रिजर्वेशन में ने क्या कर दिया है कि एक इनइक्वालिटी जैसी सिचुएशन ला दी है। किसमें, वो है जो रिजर्व कास्ट के लोग हैं। ओके, जैसे एससीज और एसटीज हैं उनमें भी अब ये चीज देखने को मिल रही है कि इनइक्वालिटीज आ गई है विद इन देयर कास्ट। ओके, सो स्ट्रगल विद इन द कास्ट आ गई है। दिस इज अ कास्ट स्ट्रगल देखने को मिल रही है विद इन द रिजर्व क्लास। और बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन जो है वो ज्यादातर जो है कौन एंजॉय कर रहा है, बाय द ओनली फ्यू ऑफ द पीपल। ओके, सो मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि हम उसको एकदम बॉटम तक हम उसको कैसे पहुंचा सकें। ये जो एक प्रेफरेंस मिलता है एससीज और एसटीज को, ये बॉटम जो है कास्ट है, जो सबसे बहुत ही ज्यादा लोअर कास्ट है, उनको कैसे ये चीज पहुंचाई जा सके बेनिफिट। ओके, और स्टेट कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द पावर टू टेक केयर ऑफ द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिफरेंस जो है। ओके, इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब जिसमें कि क्रीमी लेयर भी इन्वॉल्व होते हैं, उनको कहीं ना मिल जाए एससीज और एसटीज में प्रेफरेंस, तो इसको भी स्टेट को देखना पड़ेगा। सो विद इन द बेंच, विद दिस बेंच क्या हुआ है कि एक कॉन्ट्रेरी व्यू देखने को मिला है 2004 की जजमेंट को। ओके ओके, उसमें क्या था कि जस्टिस ईवी चिनैया केस में ये आया था कि द चिनैया जजमेंट ने ये बोला था कि अलाउइंग द स्टेट्स टू यूनिलैटरली मेक अ क्लास विद इन अ क्लास ऑफ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट। ओके, इससे क्या होगा कि वुड अमाउंट टू, हम प्रेसिडेंशियल लिस्ट जो पास होती है तो इसको हम कहीं ना कहीं टिंकर कर रहे हैं, इसको हम छेड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है। ओके, सो नाउ विद टू न्यूमेरिकली इक्वल जजेस क्या हुआ है कि एक कॉन्ट्रेरी व्यू हेल्ड हुआ है और इश्यू जो है दैट विल बी रेफर टू द 7th बेंच ऑफ द कोर्ट। ओके, तो जज 7th बेंच पे जाएगा। अभी तो देखो 5 जज बेंच ने ये बोला, ठीक है, ये वाला पूरा व्यू पॉइंट आया। और ईवी चन्नैया केस जो है ये भी एक 5 जज बेंच का ही केस था। ओके, तो इसमें इन्होंने बोला था कि नहीं करना चाहिए ऐसा। तो अब इन दोनों व्यू के अगेंस्ट में एक 7 जज की बेंच बैठेगी, जिससे कि जो है ये दोनों कॉन्ट्रेरी व्यू को देखा जाएगा और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। ओके, जस्टिस मिश्रा जजमेंट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज वो अगर देखा जाए तो ये एंडोर्स करता है कि जो क्रीमी लेयर है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में, ओके, जो एक सर्टेन इनकम ग्रुप से ज़्यादा अर्न करते हैं तो उसका बेनिफिट जो है जैसे उन्होंने लिया। ओके, दे आर अर्निंग अ सर्टेन, जैसे कि एक गेस्टेड ऑफिसर है। ओके, तो जो है ये क्रीमी लेयर में आ गए। तो अब क्या है कि अब इनकी जो बेनिफिट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का, तो ये चीज़ जो है ऑल्दो ये एससीज और एसटीज जितने भी लोग हैं तो इनमें क्या होगा, इनके बच्चे भी वो चीज़ जो है एंजॉय करेंगे। ओके, तो जो वीकेस्ट ऑफ द वीक है उसको कैसे, जब आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, जैसे जनरल कैटेगरी वाले हैं, सब चीज़ आपका पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ आपको है, जो कि बिकॉज योर फादर और मदर या फिर दोनों लोग गेस्टेड ऑफिसर हैं, तब भी आप जो है एससी और एसटी के बेनिफिट ले लेते हो। ओके, अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्या होता है कि जो है एक जो बहुत ही ज़्यादा वीक इंसान है, ओके, जिसको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता,
जो गांव के लोग हैं, ओके, तो उन्हें कैसे होगा कि उन्हें कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाए जिससे कि ट्रिकल डाउन हो जाए रिजर्वेशन सिस्टम टू द बॉटम रग, ओके। तो ये चीज अब देखी जा रही जिससे कि जो क्रीमी लेयर वाले हैं एससीज और एसटीज में वो हट जाए, ओके। तो ये चीजें हैं। तो सिटीजन कैन नॉट बी ट्रीटेड टू बी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड टिल परपीचुटी। आप हमेशा के लिए आप उसको सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज धीरे धीरे क्या होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ स्टेटस हो जाता है, ओके। और दोज हु हैव कम अप, अगर आपका अपलिफ्टमेंट हो गया, यू आर इन द क्रीमी लेयर, योर पेरेंट्स आर इन द क्रीमी लेयर, तो जो है वाई यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एससीज और एसटीज, ओके। तो अगर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए आ गया था, अगर इसको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी ला दिया जाए तो दैट वुड बी मोर गुड। ये बोलना है जस्टिस मिश्रा के जजमेंट में, ओके। और इनका ये भी कहना है कि वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, ओके। So it cannot be pressed into service for submitting that once a backward class of the citizen. ओके एक बार अगर आपने कर दिया तो हमेशा से ये नहीं होना चाहिए कि बेनिफिट मिलना चाहिए। तो सेंट्रल लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इज नोटिफाइड। ये कौन नोटिफाई करता है? प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटिस, ओके। ये चीज जो है देखो कई बार पूछी भी गई है, ओके। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन नोटिफाई करता है, शेड्यूल कास्ट होना चाहिए या शेड्यूल ट्राइब। तो ये अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट के पास होती है अंडर आर्टिकल 341 एंड 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो कॉन्सेंट ऑफ द पार्लियामेंट रिक्वायर्ड होता है किस लिए? एक्सक्लूड करने के लिए या फिर इंक्लूड करने के लिए इन द लिस्ट। ये चीज आप डिफरेंस करो, देखो कि नोटिफाई कौन कर सकता है, शेड्यूल कास्ट है कि शेड्यूल ट्राइब है, ये पर्टिकुलर कम्युनिटी, ये प्रेसिडेंट करेगा। और एक्सक्लूड या फिर इंक्लूड कौन कर सकता है, ये अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास है, ओके। डिफरेंस आ रहा है ना समझ में क्या है? सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो स्टेट जो है यूनिलैटरी ऐड या फिर पुल आउट नहीं कर सकती फ्रॉम द लिस्ट। So Justice Mishra disagreed. He reasoned that sub classification within the presidential या फिर सेंट्रल लिस्ट में इसका मतलब ये नहीं है कि आप टिंकर कर रहे हो, ओके। सेंट्रल लिस्ट के सो नो कास्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट बिकॉज कास्ट कोई एक्सक्लूड ही नहीं हुई है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर एंड दैट इज चाइना फायर्स मिसाइल इनटू साउथ चाइना सी। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने देखा था कि यूएस ने कैसे जो है सैंक्शन लगा दिया है, ओके, प्रोहिबिट कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दी है बहुत सारी कंपनीज, चाइनीज कंपनीज। तो इससे क्या हुआ कि अब इसके रिटेलिएशन में साउथ चाइना सी ने जो है 2 मिसाइल्स लॉन्च करी, ओके। और ये मिसाइल्स जो है उसने दिखाया है कि एक अपना कह सकते हैं मिलिट्री सुपेरियरिटी फिर से दिखाने की कोशिश करी कि कोई उसको दबा नहीं सकता है, ओके। और कुछ अपने व्यू पॉइंट्स भी दिए हैं जो कि 24 चाइनीज कंपनीज को करा है, ब्लैकलिस्ट करा है। तो उसके उसमें क्या दिए हैं इसको समझते हैं। देखो मिसाइल्स कहाँ से फायर हुआ? हैनन प्रोविंस और द पार्सल आइलैंड के बीच में हुआ, ओके। और ये बिकॉज ऑफ द प्लान ड्रिल ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड मिसाइल टेस्ट, तो इस कारण ये हुआ, ओके। सो इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न क्विंगहाई प्रोविंस से लॉन्च हुई है एंड चाइना हैज बीन कंडक्टिंग मिलिट्री एक्सरसाइज साइमल्टेनियसली इन 4 एरियाज। कहाँ पे? बोहाई सी नॉर्थ में, ये सब साउथ चाइना सी में है, और येलो सी हो गया, फिर ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी। तो यहाँ पे जो है ये कॉन्टिन्यूसली अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज दिखाता रहता है। चाइना का ये बोलना है, देखो जो कंपनीज हैं चाइना, वो है चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सब जो है ये स्टेट रन कंपनीज हैं, प्रोमिनेंट हैं बहुत ही, और ये इवन ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव में भी इन्वॉल्व है। तो यूएस का ये बोलना कि ये जो चाइनीज कंपनीज हैं ये डोमेस्टिक कंस्ट्रक्शन ना करें, ये इलेजिटिमेट भी है और अनजस्टिफाइड भी है, ओके। ये जो इंटरफेरेंस यूएस का दिखा रहा है ये चाइना के इंटरनल अफेयर्स में दिखा रहा है और ये वायलेट करता है इंटरनेशनल लॉ एज वेल एज द बेसिक नॉर्म्स, ओके। तो इस तरीके का व्यू पॉइंट है चाइना का। अब हम आते हैं एडिटोरियल पेज पर एंड दैट इज कैन अ डिजिटल आईडी एड इंडियाज प्राइमरी हेल्थ इकोसिस्टम।
अभी जो है मोदी जी ने क्या बोला था कि उन्होंने बोला था कि एक डिजिटल आईडी होनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा, जितने भी हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं कि कौन किस डॉक्टर को दिखा रहा है, उसका एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाएगी। क्या उसको प्रेस्क्रिप्शन मिल रहा है, उसके रिलेशन में चीज़ें होंगी उसमें मेंशन, क्या उसने डायग्नोसिस हुआ है, ओके, क्या टेस्ट हुए, ये सारी चीज़ें उस आईडी में मेंशन रहेंगी, ओके। तो और क्या क्या दवाइयाँ वो प्रेफर उसको दी जा रही हैं। तो अभी इस पे जो है थोड़ा सा डिस्कशन है, इसके प्रोस एंड कॉन्स बताए गए हैं, ओके। और बेसिकली हम इसमें देखने वाले हैं ज्यादातर कॉन्स क्या है, ओके। So what can a digital health ID do for the people? देखो, a digital health system है can be built only on the basis of well functioning अगर health system अच्छे से अपने कंट्री में वर्क कर रहा हो और इंटीग्रेशन ऑफ डेटा हो, ओके। सारा डेटा जो एक तरीके से लिंक्ड हो और इंटीग्रेटेड वे में वर्क हो कर रहा हो। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ डेटा जो है ये कैसे होगा, अगर हम लार्जर रीऑर्गेनाइजेशन करें और इंटीग्रेशन कर सकें हेल्थ सिस्टम का। अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये कॉन्सेप्ट इतना वर्क नहीं करेगा, ओके। सो वी नीड टू रेगुलेट, क्या हमें करना पड़ेगा, पहली बात तो ये है कि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है उसको हमें रेगुलेट करना पड़ जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट जो बेसिक डेटा कलेक्शन है फ्रॉम द प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, ओके। प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल मतलब जो जैसे कि विलेज वगैरह में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो वहां से जो डेटा कलेक्शन है उसको हमें और भी अच्छा सा स्ट्रेंथन करना पड़ जाएगा। और ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो डेटा है वो इस तरीके से यूज हो रहा है दैट इज कि माने जो सिटीजन्स की प्राइवेसी है, ओके, उस पे कहीं पे वो एक क्वेश्चन मार्क ना बन रहा हो। सो हैविंग समथिंग लाइक डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये चीज जो है बहुत ज्यादा इसेंशियल है इसको लॉन्च करने से पहले। सो व्हाट डज आवर एक्सपीरियंस विद द डिजिटल सिस्टम टेल्स अबाउट दिस आईडी प्लान। देखो, हम लोगों ने आईडी आधार कार्ड के बारे में देखा एंड सेवरल अदर आईडी जैसे कि पैन कार्ड हो गया, बैंक कार्ड्स हो गया, ओके। सो क्या ये एक्चुअली में सर्व करते हैं पर्पस? अगर देखा जाए तो आईडी जो आधार कार्ड वाला डेटा है बहुत बार जो है लीक हुआ है, ओके। सो आपको सोचो कि अगर हम फार्मेसी के पास जाते हैं कोई मेडिसिन लेने, अगर बारकोड होगा तभी जाके तो वो सक्सेसफुल होगा, तभी वो उसको उसमें फीड कर पाएगा और तभी वो जो है इंटीग्रेट वे में वर्क कर पाएगा, ओके। अदर थिंग इज दैट क्या वो जैसे कि आई टेक दिस आईडी एंड गो टू अ फार्मेसी ये बोला गया, तो क्या वो ऑथेंटिकेशन में आएगा, इन रियल टाइम में वो करेगा, वो क्या वो फार्मेसिस्ट रियल टाइम में उस डेटा को फीड करेगा, ये भी है, ओके। सो अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर्स डेटा जो है वो प्रेजेंट उसमें जो है वो करेगा वो, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इमेजिन ऑल द प्रेस्क्रिप्शन गोइंग टू द डेटाबेस, तो क्या होगा, तो प्रेस्क्रिप्शन कैसे रखे जाएंगे, क्या वो डिजिटली रीडेबल रखे जाएंगे या फिर मशीन रीडेबल रखे जाएंगे, क्या ई प्रेस्क्रिप्शन मिलेगा, तो ये सारे क्वेश्चंस उठते हैं। सो वी वांट टू मूव टुवर्ड्स द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज विद अ डिजिटल आईडी एज अ टूल। व्हाट इज द सीक्वेंस टू अचीव दैट, कि उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। We need at least 2 or 3 important elements for building both a robust health system हमें अगर चाहिए और effective digital e-health system चाहिए, तो 3-4 चीजें हमें important elements required है। और वो क्या है, देखो फर्स्ट थिंग क्या है कि एक फाउंडेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जिससे कि जो है लार्जर हेल्थ सिस्टम से वो रिलेट कर पाए। दूसरे पॉइंट क्या आता है कि एक स्ट्रेटजी ऐसे इनेबल करो जो सपोर्ट करे इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम, इस तरीके का जिससे कि इंटीग्रेटेड वे में चीजें आ सके, इस ऐसे जो है एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी सेकेंड लेवल पे। और एक क्या हो गया, फाउंडेशनल चेंज आना चाहिए इन द पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेकेंड क्या है कि रिपोर्टिंग बाय द प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर, वो कैसे, क्या वो सही हो पाएगी कि नहीं, ओके। देयर इज अ ग्रॉस अंडर रिपोर्टिंग देखने को मिलती है इवन इन नोटिफाइबल डिजीज जैसे कि टीबी वगैरह हो गया,
तो उसमें भी इतना रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स, और इतना कह सकते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग दिखती है। जैसे कि मलेरिया का केस हो गया, समथिंग लाइक 20 टाइम्स हायर देन व्हाट इज रिपोर्टेड बाय द ऑफिशियल सिस्टम। सो अगर हमें उसको रोबस्ट वे में लाना है, डिजिटल ई हेल्थ सिस्टम लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हो गए, स्मॉल छोटे छोटे जो हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, लार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, ओके, उनका हमें रिपोर्टिंग भी उसको चेक पे करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। और ये सारा चीजें कैसे होगा? दैट इज लिंक टू द रेगुलेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, कि हम कैसे जो प्राइवेट सेक्टर, अभी क्या है कि अभी हमें यही नहीं पता कि कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है रन कर रहे हैं एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में। बिकॉज जब कोविड-19 वाली सिचुएशन आई तो क्या हुआ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कितने बेड है हमारे पास, कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये डेटा गवर्नमेंट के पास अवेलेबल ही नहीं था। सो एंड करना क्या है कि इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू कम इन आइसोलेशन। हमें करना क्या पड़ेगा? एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाना पड़ेगा, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करना पड़ेगा, ओके। अब क्या होगा? अगर ये चीज नहीं होगी तो ई हेल्थ प्लेटफॉर्म का लाना कोई मतलब ही नहीं बनता है। Perhaps it will be just be limited to secondary या फिर टर्शरी केयर जो और इंश्योरेंस कंपनीज है उन्हीं तक ही रह जाएगा। ओके, सेकेंडरी और टर्शरी केयर यूनिट्स मतलब जैसे कि एक तो होता है कि गांव में होता है, ओके, एक होता है कि छोटे बहुत टाउन्स और सिटीज हैं उनमें सेकेंडरी यूनिट्स होता है, छोटे छोटे यूनिट्स हो जाती हैं, ओके। और वो क्या होता है फिर एक टर्शरी केयर, जैसे कि सिटीज हो गए, बड़े बड़े सिटीज हो गए, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जाएगा। तो इस तरीके से तो ये चीजें केवल सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर यूनिट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के हेल्पफुल में ही रहेगी, ओके। अब हम आते हैं, इसको देखते हैं, व्हाट पोटेंशियल इज देयर टू यूज द आइडिया ऑफ प्रिवेंटिव सर्विसेज इन द प्राइमरी केयर। देखो, इंडिया हैज अ पॉपुलेशन लगभग 10 टाइम्स और 20 टाइम्स दैट ऑफ अ डेवलप कंट्री, ओके। सो हमारे पास अभी क्या है? हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है उसकी शॉर्टेज है, ओके। सेकंड थिंग क्या है कि हमारे पास स्टाफ की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। सो हमारे पास कोई क्लियर डेटा बेस नहीं है कि हमारा जो पॉपुलेशन का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। अगर कोई भी जाता है मेडिसिन लेने या फिर न्यूट्रिशनल एडवाइस लेने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसका पर्सन का हाइट और वेट वगैरह सब देखा सब जाके बीएमआई निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली फीड हो कहीं पे तब जाके उसको मिले फैसिलिटी, ओके। एवरी टाइम उसको ये चीज करना पड़ता है। If this idea is going to be used to profile health status and the commercial risk that individuals carry, and that is used to discriminate, would say legal changes must precede anything else. So yes, एक big concern है because health data जो बहुत ज़्यादा sensitive चीज होती है, okay। अभी देखो, आधार कार्ड वाला हैक्ड हुआ था, ओके। सो नीति आयोग ने कहा था कि उसने कुछ जो है डेटा जो है प्राइवेट प्लेयर से शेयर करे हैं। ये तो फ्रंट डोर से हुआ, ओके। कुछ चीजें बैक डोर से भी हो जाती हैं जो दैट कैन बी हैक्ड इनटू। सो इमेजिन करो कि अगर डेटा जो है एम्प्लॉयर्स के पास अवेलेबल हो गया, आपका हेल्थ वाला डेटा, तब क्या होगा? दैट द फॉलोइंग पर्सन, ये पता चल जाए कि वो डायबिटिक है, तो क्या जो है एम्प्लॉयर एक बार सोचेगा नहीं कि जो है इसका तो मेडिकल कंडीशन इतना सही नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, इतना वर्क आउटपुट दे नहीं पाएगा इससे, ओके। तो हम क्यों रखें भाई इसको, हम एक जो है एक जो हेल्दी पर्सन है उसको रखेंगे, ओके। तो इस तरीके से एक आ जाएगा सिचुएशन। या फिर एक इंश्योरेंस कंपनी है तो वो क्या करेगी? वो ज्यादातर हायर प्रीमियम लेना शुरू कर देगी उस पर्सन से ऑन द प्रिटेंस दैट दे विल नॉट इंश्योर, या तो फिर ये बोलेगी इंश्योर ही नहीं करेगा। सो इफ अ पर्सन, अगर सोचो एचआईवी है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज है, वो डेटा लीक हो गया तो क्या होगा? कलीग्स हो गए या फिर पीपल हो गए इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, वो उसको जो है एक स्टिग्मा की तरह देखने लग जाएंगे, ओके, कि अरे ये तो भाई एचआईवी पर्सन है।
तो इस तरह जो है प्राइवेसी आपकी कहीं ना कहीं जो है फिर एट स्टेक हो जाएगी। ओके, अदर इश्यूज क्या है? रेगुलेशन। टुडे वी डोंट इवन नो कि कितने प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे मैंने बोला। ओके, तो इसी कारण जो एक रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती है बहुत चीज़ों में। सो विल द प्राइवेट टर्शियरी केयर सेगमेंट बी हैप्पी विद द आइडिया ऑफ अ डिजिटल आईडी? डेफिनेटली वो हैप्पी होंगे। ओके, और ये भी है कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है अलॉन्ग विद द सेगमेंट ऑफ आईटी इंडस्ट्री, जो कि ये ज़्यादातर यही आइडिया ये चाह रही है कि ये जो ऐसा हो जाए और उनको फ़ायदा मिल सके। तो ये उनके बेनिफिट के लिए होगा फॉर देयर ओन बिजनेस। ओके, सिमिलरली अगर देखा जाए, यू हैव सीन अ कोविड-19 एपिडेमिक की कैसे पेशेंट्स जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में ग्रॉसली ओवरचार्ज, लगभग 1 लाख का बिल तक बना है बहुत हॉस्पिटल्स में। ओके, तो इस तरीके से चार्ज करा गया। तो एक अगर ये चीज़ बनेगा और फीड करना पड़ेगा आपको हर चीज़, तो क्या होगा, एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस आ सकता है। ये गुड पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ केयर मिल सकती है, रेगुलेशन ऑफ रेट्स हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओके, ये गुड पॉइंट्स हैं इस डिजिटल आईडी के। अब देखो, लगभग जो है अपने यहाँ जो है लगभग 1.2% ऑफ द जीडीपी पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है। अगर हमें रोबस्ट यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम लाना है तो हमें ये जीडीपी जो है हेल्थ सेक्टर में जो हो रहा है इतना 1.2%, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये आइडिया जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा बहुत चीज़ों को, बहुत चीज़ें जो है कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें, उनमें सुधार लाना पड़ेगा, तब जाके जो है ये चीज़ सक्सेसफुल हो पाएगी। Okay, can some elements of personal identity be masked and health advice given to? कुछ ऐसा हो सकता है कुछ चीजें हाइड कर दी जाए फिर जो है करा जा सके। अगर देखा जाए, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जो है लिमिटेड वैल्यू की होती है एंड लॉट ऑफ क्लिनिकल इंटरेक्शन इज स्टिल रिक्वायर्ड। व्हाट वी नीड टू डू इज हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा फ्रंट लाइन और प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स को। A report on universal healthcare coverage by the erstwhile Planning Commission said कि a small percentage of GDP can provide all citizens with free essential medicine. Can that be a demand with the digital ID? देखो कि एक इतना परसेंट हम दें। ओके, स्मॉल परसेंटेज। अभी देखो तमिलनाडु जो है, यहाँ पे मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन मॉडल एक चला जो कि रेप्लिकेट हुआ केरला और राजस्थान में। इसमें क्या था कि जो इसेंशियल मेडिसिन थी दैट कैन बी मेड अवेलेबल अक्रॉस द स्टेट इन द हेल्थ केयर फैसिलिटी, और ये डिमांड ड्रिवन सप्लाई थी। और इससे क्या होता है कि एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और फ्री ऑफ करप्शन इस चीज़ ने वर्क करा। तो ये मॉडल हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ऑल सिटीजन को फ्री इसेंशियल मेडिसिन जो है मिल सके। एक और नया मॉडल जो है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसी चीज़ को हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। अब आते हैं हम इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक पर, एंड इसमें हम समझेंगे कि जो कोटा विद इन कोटा की डिबेट को। ओके, अभी हम लोग जैसा भी अभी पढ़ा कि जो है एक सब कैटेगराइजेशन चाहिए कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जिससे कि बॉटम ऑफ द वीकेस्ट पर्सन को इस चीज़ का फायदा मिल सके। ओके, अब इन 2005 की रूलिंग में 5 जज बेंच बैठी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड कि स्टेट गवर्नमेंट हैड नो पावर कि एक सब कैटेगरी फॉर शेड्यूल कास्ट बना सके फॉर द पर्पज ऑफ रिजर्वेशन। ओके, एक सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है क्या, पहले तो इसको समझते हैं। देखो, स्टेट्स हैव आर्ग्यूड दैट अमंग द शेड्यूल कास्ट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड रहते हैं रिजर्वेशन होने के बावजूद भी, इन कंपैरिजन टू अदर शेड्यूल कास्ट। मीन्स उन शेड्यूल कास्ट में ही कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा बॉटम उसमें बिलोंग है, अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। ओके, और तो क्या है कि इसमें क्या सेवरल रिपोर्ट्स में चीज मेंशन, जैसे आंध्र प्रदेश में देखिए, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार में स्पेशल कोटा दिया गया टू द मोस्ट वल्नरेबल दलित्स लोगों को। इन 2007 में क्या हुआ, बिहार ने एक महादलित कमीशन बनाया जिससे कि जो उन लोगों को आइडेंटिफाई करा जा सके विद इन द कास्ट, जो कि अभी इंजॉय नहीं कर पा रहे इस रिजर्वेशन का बेनिफिट। ओके, पंजाब ने भी सिमिलर चीज अपनाई
जिसमें कि प्रेफरेंसेस दिए गए वाल्मीकिस और मजहबी सिख्स को, ओके, विद इन द शेड्यूल कास्ट कोटा। सो ये चीज जो है क्या हुआ, चैलेंज कर दी गई और इवेंचुअली जो है लेट टू द लेटेस्ट रूलिंग, जो अभी लेटेस्ट रूलिंग आ रही है। सो व्हाट इज द प्रेसिडेंशियल लिस्ट है क्या, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने while providing for special treatment for scheduled caste और scheduled tribes to achieve equality, जिससे कि वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी के बराबर में आ जाए, तो उनको करने के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट देने के डज नॉट स्पेसिफाई द कास्ट एंड ट्राइब। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कास्ट और ट्राइब के लिए कहीं पे भी मेंशन नहीं है, इस बात को आप समझ लो कि कोई स्पेसिफाइड कास्ट मेंशन नहीं है, ओके, कि ये एससीज में आएगी या ये एसटी में आएगा, ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ओके। ये पावर जो है जो प्रेसिडेंट के लिए रख दी गई है कि वो नोटिफाई कर सकता है कि कौन सी कास्ट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आएगी, ओके। और as per the article 341 those casts notified by the president, उसी को एससी और एसटी का बेनिफिट मिलता है, ओके। एक कास्ट नोटिफाइड एज एससी इन वन स्टेट, जरूरी नहीं कि वो शेड्यूल कास्ट दूसरे स्टेट में भी नोटिफाई करी जाएगी वो कास्ट, ओके। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, ओके। तो इसीलिए जो है इस चीज पे जो है डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, ओके। आगे हम आते हैं और देखते हैं नो कम्युनिटी हैज बीन स्पेसिफाइड एज शेड्यूल कास्ट। देखो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, ओके, ये ध्यान रखना है कौन कहाँ पे कोई भी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट की नहीं मिलेगी। कौन कौन से स्टेट्स में, वो हो गया अरुणाचल प्रदेश हो गया, ओके, फिर नागालैंड हो गया, यहाँ पे आपको शेड्यूल कास्ट की कोई भी कम्युनिटी नहीं मिलेगी। अंडमान एंड निकोबार हो गया और लक्षद्वीप, ओके। ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्टेट्स यूटीज हैं जहां पे आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो अब हम आते हैं, देखते हैं इन 2005 में क्या हुआ कि डिसीजन इन ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट रूल कि ओनली द प्रेसिडेंट हैज पावर की नोटिफाई करने के लिए इंक्लूजन या फिर एक्सक्लूजन ऑफ ए कास्ट एज ए शेड्यूल कास्ट, और इस चीज को टिंकर नहीं करा जा सकता है। सो आंध्र प्रदेश ने क्या करा, एक सबमिट करा दैट द लॉ वाज इनेक्टेड एज स्टेट हैड पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, कि एक बिकॉज एजुकेशन का ये सब्जेक्ट है और रिजर्वेशन इन एडमिशन जो है फेल विद इन द लेजिस्लेटिव डोमेन, इसीलिए पार्लियामेंट के पास पावर है। सो कोर्ट ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया था, इस आर्गुमेंट को, ओके। So constitution treats all scheduled castes as single homogeneous group. If all scheduled castes are treated as one group, what are the grounds of subcategorization? क्या grounds हैं? Okay. So special protection for scheduled caste come in first place from the phase that all these castes suffer social inequality. ये तो हम जानते हैं सोशल इनइक्वालिटी है तभी तो स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, ओके। सो अनटचबिलिटी वाज प्रैक्टिस अगेंस्ट ऑल दिस कास्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, एजुकेशन क्या है या फिर अदर सस्पेक्ट है, अनटचबिलिटी तो ये लोग फेस कर रहे हैं, ओके। सो हाउएवर सुप्रीम कोर्ट हैज इंगेज्ड विद इन द आर्गुमेंट की वेदर की बेनिफिट्स जो है वो वीकेस्ट और द वीक को मिलने चाहिए कि नहीं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर विद इन द शेड्यूल कास्ट ये अपहेल्ड करा गया था बाय द कोर्ट इन 2018 के जजमेंट में बाय जर्नेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस में। सो क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट puts an income ceiling लगा देगा on those eligible for reservation. So while this concept applies to the OBC में तो apply हो रहा है, okay. So इसको जो है scheduled caste for the first time in promotion के उसमें जो है ये चीज अप्लाई हो गई थी इन 2018। सो ईवी चेन्नैया केस तो देखते हैं 2005 का, उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, अभी शुरुआत में हम लोग ने पढ़ा कि ऑल शेड्यूल कास्ट कैन एंड मस्ट कलेक्टिवली एंजॉय द बेनिफिट ऑफ रिगार्डलेस ऑफ इंटर से इनइक्वालिटी, ओके। बिकॉज जो प्रोटेक्शन है वो एजुकेशन, इकोनॉमिक या इन सब के फैक्टर पे नहीं बेस्ड है बल्कि वो अनटचबिलिटी के फैक्टर पे बेस्ड है। ये भी चेन्नैया के केस में अपहर्ड हुआ था जजमेंट। सो स्टेट्स हैव आर्ग्यूड कि जो क्लासिफिकेशन है एक सर्टेन रीजन के कारण हुआ था और ये चीज एंड डज नॉट वायलेट द राइट टू इक्वालिटी
Okay, so what are the arguments against subcategorization? अब ये भी चीज देख लेते हैं कि सब कैटेगराइजेशन के अगेंस्ट में क्या आर्गुमेंट्स हैं। सो आर्गुमेंट है कि टेस्ट और रिक्वायरमेंट और सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस ये अप्लाई नहीं हो सकता टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। स्पेशल ट्रीटमेंट इज गिवन टू शेड्यूल कास्ट, क्यों? क्योंकि अनटचबिलिटी के कारण उनको दिया जा रहा था, जो कि वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल गोल ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी अचीव विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट सोशल रियलिटीज को हमें देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सारे आर्गुमेंट अगेंस्ट सब कैटेगराइजेशन आ रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।